नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। अरबों साल पीछे, खरबों किलोमीटर दूर हम बात करेंगे ब्रह्मांड की और हमारे अपने घर सौरमंडल की। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत विशाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो ब्रह्मांड के बनने के सिद्धांतों से लेकर ग्रहों की अपनी अपनी दुनिया और जो आजकल नए मिशंस चल रहे हैं उन तक फैली हुई है। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के सागर में से कुछ सबसे दिलचस्प, कुछ हैरान करने वाली बातें निकाल कर लाएं। तो तैयार हो जाइए, हम समय और अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ होगा? या फिर वो कौन सा ग्रह है जो इतना गर्म है? शुक्र शायद। इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ब्रह्मांड विज्ञान से। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। ये कैसे बना, इसके नियम क्या हैं, ये सब जानने की कोशिश। हाँ, और इसमें सबसे पहला नाम आता है बिग बैंग का, बिल्कुल, बिग बैंग थ्योरी। जिसे जॉर्ज लेमेत्रे ने सुझाया था। मतलब ये कि करीब 13.8 अरब साल पहले सब कुछ ऊर्जा, पदार्थ, स्पेस, टाइम एक छोटे से बिंदु से एक महाविस्फोट में फैलना शुरू हुआ। हाँ, एक सिंगुलैरिटी से। और उसी फैलाव से आकाशगंगाएं बनी, तारे बने, ग्रह बने, सब कुछ। और ये फैलाव आज भी रुका नहीं है। हाँ, जैसा एडविन हबल ने दिखाया था, उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, लगातार। जैसे किसी गुब्बारे पर लगे निशान, जब गुब्बारा फूलता है तो दूर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। ये बिग बैंग मॉडल आज सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके पक्ष में काफी सबूत भी हैं, जैसे हबल का अवलोकन या फिर वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। लेकिन क्या कोई और सिद्धांत भी था पहले? हाँ, एक और विचार था जिसे स्थिर अवस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं, फ्रेड हॉयल और उनके साथियों का। वो मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है, फैलता जरूर है लेकिन साथ साथ नया पदार्थ भी बनता रहता है, जिससे इसका औसत घनत्व मतलब डेंसिटी वो स्थिर रहती है। अच्छा। पर आजकल के जो सबूत है वो बिग बैंग को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, ये ब्रह्मांड फैल रहा है, इसमें हमारा पता क्या है? हम कहाँ हैं? हम हैं मिल्की वे नाम की आकाशगंगा में, हमारी गैलेक्सी। आकाशगंगा यानी अरबों तारों, गैस, धूल और वो अनदेखा डार्क मैटर, इन सब का एक बहुत बड़ा झुंड जो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। सही। और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। हमारी मिल्की वे उनमें से बस एक है। और हमारी सबसे नजदीकी बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, देवयानी। अच्छा। तो एक तरह का पदानुक्रम है, सबसे पहले ब्रह्मांड, उसके अंदर अरबों आकाशगंगाएं और हर आकाशगंगा के अंदर अरबों तारे और उनके सौरमंडल। और हमारी मिल्की वे में हमारा सौरमंडल कहाँ है? मिल्की वे की जो सर्पिल भुजाएं हैं उनमें से एक छोटी भुजा है ओरियन स्पर, हम वहां स्थित हैं। हम एक बहुत बड़ी चीज का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। तो अब आते हैं अपने सौरमंडल पर। ये कैसे बना? इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी शुरू होती है करीब 4.6 अरब साल पहले। 4.6 अरब साल। हाँ, तब यहाँ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। इसे कहते हैं नेब्यूला। नेब्यूला। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बादल सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा, जिससे ये चपटा होकर एक डिस्क जैसा बन गया। अच्छा। इसी आइडिया को निहारिका परिकल्पना या नेब्यूलर हाइपोथेसिस कहते हैं। इसे कांट और लाप्लास जैसे वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। तो इसी डिस्क से सब कुछ बना? हाँ, इस डिस्क के केंद्र में, बीच में इतना सारा पदार्थ जमा हो गया कि वहां जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा हुई, और इसी से हमारा सूर्य जल उठा। वाह। और जो बाकी बची धूल और गैस थी डिस्क में, उसके कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़े? हाँ, पहले छोटे पिंड बने जिन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटेसोमल्स कहते हैं। फिर ये आपस में जुड़कर बड़े होते गए और धीरे धीरे ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब बन गए। और हमारी पृथ्वी? वो भी इसी प्रक्रिया से बनी। हम पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल मानते हैं। और इसी समझ में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। हाँ, वो सूर्य केंद्रीय या हीलियोसेंट्रिक मॉडल था। उसने टॉलेमी के सदियों पुराने भूकेंद्रीय या जियोसेंट्रिक मॉडल को चुनौती दी, जिसमें माना जाता था कि सब कुछ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बिल्कुल, इसने पूरा नजरिया ही बदल दिया कि ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। तो चलिए अब इस केंद्र की बात करते हैं, हमारे सूर्य की। हमारा तारा, सौरमंडल का इकलौता तारा। और इसका दबदबा कितना है? पूरे सौरमंडल का लगभग 99.86% वजन तो अकेले सूर्य में ही है। सोचिए जरा। और ये बना किससे है? ज्यादातर तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। हाँ, करीब 73% हाइड्रोजन और 25-28% हीलियम, बाकी थोड़ी दूसरी गैसें। पृथ्वी से दूरी भी काफी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, और इसीलिए सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। और तापमान सतह पर कितना गर्म है? तारा जिसे हम देख पाते हैं उसका तापमान करीब 5600 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन केंद्र में? केंद्र में तो कल्पना से भी ज्यादा है।
लगभग 1.5 करोड़ केल्विन या कह लीजिए 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास। बाप रे। और सूर्य सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं देता है ना, वहाँ कुछ गतिविधियां भी होती हैं। हाँ बिल्कुल। सूर्य की सतह बहुत एक्टिव है, कभी कभी वहां से ऊर्जा और कणों का जबरदस्त विस्फोट होता है। उन्हें सौर ज्वालाएं कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स। सही, सोलर फ्लेयर्स। ये तब होता है जब सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उलझ जाती हैं और अचानक से अपनी एनर्जी रिलीज करती हैं। और वो सनस्पॉट्स, सूर्य कलंक। हाँ, सनस्पॉट्स, ये सतह पर दिखने वाले कुछ अस्थायी, गहरे और तुलनात्मक रूप से ठंडे धब्बे होते हैं। ये भी बहुत तीव्र मैग्नेटिक एक्टिविटी वाले इलाके होते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतनी मजबूत होती है कि वो नीचे से आने वाली गर्मी को सतह तक पहुंचने से रोक देती है, इसलिए ये आसपास के हिस्से से ठंडे दिखते हैं। और इनका असर हम पृथ्वी पर भी महसूस करते हैं, वो ऑरोरा के रूप में। बिल्कुल, जब सूर्य से ये सौर ज्वालाएं या कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं तो बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स मतलब आवेशित कण अंतरिक्ष में फैलते हैं। इसे सौर पवन या सोलर विंड कहते हैं। जब ये कण पृथ्वी के पास पहुंचते हैं तो हमारे ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड चुंबक मंडल से टकराते हैं। अच्छा। ये मैग्नेटिक फील्ड इन कणों को ध्रुवों की तरफ मोड़ देता है, और जब ये कण हमारे वायुमंडल की गैसों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से टकराते हैं तो उन गैसों को चमका देते हैं, जिससे वो रंगीन रोशनी दिखती है। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरेलिस नदर्न लाइट्स कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न लाइट्स कहते हैं। कमाल है। सूर्य और उसके असर का अध्ययन करने वाले विज्ञान का भी कोई नाम है? हाँ, इसे हीलियोफिजिक्स कहते हैं। सूर्य और सौर मंडल पर उसके प्रभावों का विज्ञान। और सूर्य की अपनी परतें भी हैं। बिल्कुल, जो सतह हमें दिखती है वो है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। उसके ठीक ऊपर एक थोड़ी धुंधली लाल रंग की परत होती है, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। और सबसे बाहरी परत है कोरोना। ये बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, लाखों डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन बहुत विरल होती है। ये हमें सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। अच्छा, और अंदरूनी संरचना? अंदर सबसे पहले कोर है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिर रेडिएटिव जोन और फिर कन्वेक्शन जोन। सूर्य के अलावा भी आसमान में रात को बहुत कुछ चमकता है। तारे तो हैं ही जिनका अपना प्रकाश है। उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। और जो चीजें सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे चंद्रमा या धूमकेतु, उन्हें अदीप्त पिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड भी इसी में आते हैं। और इन चीजों के बीच की दूरियां वो तो बहुत ही ज्यादा है, किलोमीटर में मापना मुश्किल है। इसीलिए खगोल विज्ञान में हम दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लाइट ईयर। ये समय की नहीं, दूरी की इकाई है। बिल्कुल, एक प्रकाश वर्ष का मतलब है वो दूरी जो प्रकाश वैक्यूम में 1 साल यानी 365 दिन में तय करता है। और ये कितनी होती है लगभग? ये करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, मतलब 94 खरब 60 अरब किलोमीटर। बाप रे। हमारा सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो भी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। हाँ, और एक और इकाई है पारसेक। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, अब जरा धूमकेतुओं की बात करते हैं। हाँ, ये क्या होते हैं? धूमकेतु दरअसल बर्फ, धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन के बड़े बड़े गोले होते हैं। ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी कक्षाएं ग्रहों की तरह गोल न होकर बहुत ज्यादा अंडाकार या लंबी होती हैं। और जब ये सूर्य के पास आते हैं तब इनकी पूंछ दिखाई देती है। हाँ, जैसे ही ये सूर्य के करीब पहुंचते हैं, गर्मी से इनकी बर्फ और जमी हुई गैसें भाप बनकर उड़ने लगती हैं। ये गैस और साथ में उड़ने वाली धूल सूर्य के प्रकाश और सौर पवन के दबाव से पीछे की ओर धकेल दी जाती है, जिससे वो चमकदार पूंछ बनती है। सबसे मशहूर धूमकेतु कौन सा है? वो है हेली धूमकेतु। ये हर 76 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है और दिखाई देता है। पिछली बार कब दिखा था? 1986 में। अगली बार 2061 में दिखने की उम्मीद है। अच्छा, और क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स? क्षुद्र ग्रह ज्यादातर चट्टानी या धातु वाले पिंड होते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं कि ये बेल्ट बहुत घना होता है, क्या ये सच है? नहीं, दरअसल ऐसे नहीं है। फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। क्षुद्र ग्रहों के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। अंतरिक्ष यान आसानी से इसके बीच से निकल सकते हैं। अच्छा, और वो टूटता तारा जो हम देखते हैं? हाँ, वो दरअसल तारा नहीं होता, वो उल्का होता है। उल्का? देखिए, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे चट्टानी या धातु के टुकड़े घूमते रहते हैं। इन्हें कहते हैं उल्का पिंड, मीटियोरॉइड।
जब इनमें से कोई उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है तो हवा के घर्षण से वो जल उठता है। उसी जलने से जो रोशनी की चमकदार लकीर हमें आसमान में दिखती है उसे ही उल्का या आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। और अगर कोई टुकड़ा पूरा जले बिना जमीन तक पहुंच जाए तो उस बचे हुए टुकड़े को उल्कापात कहते हैं। समझ गया। और कभी-कभी बहुत सारे उल्का एक साथ दिखते हैं, जैसे जनवरी में क्वाड्रेंटिड्स। हाँ, उन्हें उल्का बौछार मीटियोर शावर कहते हैं। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के रास्ते से गुजरती है। रात में आसमान में तारों के कुछ पैटर्न भी नजर आते हैं। हाँ, तारामंडल, कॉन्स्टलेशंस। ये तारों के वो समूह हैं जो हमें धरती से देखने पर कोई खास आकार या पैटर्न बनाते हुए लगते हैं, जैसे सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि जो असल में उर्सा मेजर या बड़े भालू तारामंडल का एक हिस्सा है। और वो डब्लू जैसा दिखने वाला? वो कैसियोपिया है, उसका सबसे चमकीला तारा शेडार है। और भी हैं, जैसे सिग्नस जो क्रॉस जैसा दिखता है, या ओरियन जिससे शिकारी भी कहते हैं, उसका सबसे चमकीला तारा रिगेल है। पुराने जमाने में लोग इन तारामंडलों का इस्तेमाल दिशा पता करने, मौसम का अंदाजा लगाने और कहानियां बनाने के लिए करते थे। चलिए अब ग्रहों पर आते हैं। सौर मंडल के मुख्य सदस्य, इन्हें कैसे बांटा जाता है? मुख्य रूप से 2 तरह के ग्रह हैं। पहले हैं स्थलीय या टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल? हाँ। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों सूर्य के नजदीक हैं। ये आकार में छोटे हैं, चट्टानी हैं, इनकी सतह ठोस है, इनके या तो कम उपग्रह हैं या हैं ही नहीं, और इनके कोई वलय भी नहीं है। और दूसरे हैं जोवियन ग्रह, जिन्हें गैसीय दानव भी कहते हैं। इसमें कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों सूर्य से दूर हैं। ये आकार में बहुत बड़े हैं, मुख्य रूप से गैसों से बने हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती। इनके बहुत सारे उपग्रह होते हैं और इनके चारों ओर वलय प्रणालियां भी होते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ चट्टानी बने और कुछ गैसीय? इसका संबंध शायद शुरुआती सौर मंडल के तापमान से है। सूर्य के पास का इलाका बहुत गर्म था। वहां बर्फ और हल्की गैसें टिक नहीं पाईं। सिर्फ भारी चीजें जैसे चट्टान और धातु ही जमा हो सकीं। इनसे स्थलीय ग्रह बने। और दूर? सूर्य से दूर का इलाका ठंडा था। वहां हल्की गैसें और बर्फ भी ठोस रूपे जमा हो सकीं। इन्होंने आसपास की और भी गैस और धूल को खींचा और ये विशाल गैसीय ग्रह बन गए। दिलचस्प है। चलिए अब एक एक करके इन ग्रहों से मिलते हैं। सबसे पहले बुध, मर्क्यूरी। सूर्य का सबसे करीबी और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी। इसका व्यास सिर्फ 4900 किलोमीटर के आसपास है। और ये सूर्य का चक्कर भी सबसे तेजी से लगाता है, सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में एक साल पूरा। लेकिन इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। ना के बराबर है, बहुत ही पतला। इसलिए दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा। इसके बाद आता है शुक्र या वीनस। ये बुध से ज्यादा गर्म है ना? हाँ, कमाल की बात है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों? इसका कारण है इसका बहुत ही घना वायुमंडल जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक जबरदस्त ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिससे गर्मी ग्रह पर कैद हो जाती है। सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। इससे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसका आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी जितना ही है, लेकिन हालात जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अलग है। और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है रात के आसमान में, चंद्रमा के बाद। ये उल्टी दिशा में घूमता है बाकी ग्रहों के मुकाबले। क्या उल्टी दिशा में? हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर, और इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं। वाह, शुक्र तो वाकई अजीब है। इसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी, हमारा घर, एकमात्र ज्ञात ग्रह जहां जीवन है। इसी नीला ग्रह भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी सतह का करीब 70% हिस्सा पानी से ढका है। और हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का घनत्व भी सौरमंडल में सबसे ज्यादा है, करीब 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला है मंगल, लाल ग्रह। हाँ, इसका लाल रंग इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग के कारण है। ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है बुध के बाद। सही। और यहाँ सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ओलंपस मॉन्स। कितना ऊंचा ये लगभग 22 से 25 किलोमीटर ऊंचा है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा। जबरदस्त। मंगल का दिन कितना लंबा होता है? पृथ्वी के लगभग बराबरी, 24 घंटे 37 मिनट का। और इसके 2 छोटे चंद्रमा हैं। हाँ, फोबोस और डीमोस। शायद ये पकड़े गए क्षुद्र ग्रह हों। मंगल पर पानी के निशान और जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में। हाँ, वहीं पर नासा का एक मिशन था OSIRIS-RX।
वो बेनू नाम के एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने गया था और वहां से सैंपल लेकर वापस भी आया है। अब चलते हैं बाहरी ग्रहों की तरफ। बृहस्पति, जुपिटर, ग्रहों का राजा। बिल्कुल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये इतना विशाल है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। और ये अपनी धुरी पर भी बहुत तेजी से घूमता है। सबसे तेजी से। इसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है, सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट। रात के आसमान में ये तीसरा सबसे चमकीला पिंड है, चंद्रमा और शुक्र के बाद। सही। और इसका वो ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? वो एक बहुत बड़ा विशाल तूफान है, एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो सदियों से चल रहा है। हाँ, कम से कम 350 सालों से तो देखा ही जा रहा है। बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? बहुत सारे, अभी तक 95 ज्ञात हैं। जिनमें वो 4 बड़े वाले भी शामिल हैं जिन्हें गैलीलियो ने खोजा था, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। हाँ, गैलीलियन मून्स। गैनीमीड तो बुध ग्रह से भी बड़ा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा। और यूरोपा पर बर्फ के नीचे महासागर होने की बात कही जाती है। हाँ, वैज्ञानिकों को पक्का यकीन है कि यूरोपा की मोटी बर्फीली परत के नीचे खारे पानी का एक विशाल वैश्विक महासागर है। जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी है। बृहस्पति के चारों ओर हल्के वलय भी है, शनि जितने साफ नहीं दिखते। अगला है शनि, सैटर्न, अपने छल्लों यानी वलयों के लिए मशहूर है। हाँ, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और इसके वलय वाकई शानदार हैं। ये वलय किस चीज से बने हैं? ये अरबों खरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, ज्यादातर बर्फ के टुकड़े, कुछ चट्टान और धूल के कण भी हैं। साइज में ये धूल के कण जितने छोटे से लेकर पहाड़ों जितने बड़े तक हो सकते हैं। इनकी खोज किसने की थी? वलयों को पहली बार गैलीलियो ने देखा था, पर वो समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है। क्रिस्टियन हाइजिन्स ने 1655 में पहचाना कि ये वलय हैं, और वलयों के बीच का जो गैप है, कैसिनी डिवीजन, उसे जियोवानी कैसिनी ने 1675 में खोजा था। शनि का घनत्व बहुत कम है, ये भी सुना है। हाँ, ये सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका औसत घनत्व पानी से भी कम है, करीब 0.69 ग्राम में सेंटीमीटर। मतलब अगर इसे पानी के बहुत बड़े टब में डाल सकें तो ये तैरेगा। बिल्कुल। और शनि के उपग्रहों की संख्या तो बृहस्पति से भी ज्यादा है, ज्ञात 146 है। 146? हाँ, और इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन। टाइटन के बारे में क्या खास है? टाइटन सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना घना वायुमंडल है, जो ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, और इसकी सतह पर तरल मीथेन और इथेन की नदियां, झीलें और समुद्र हैं। क्या वहां जीवन हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। टाइटन और शनि का एक और बर्फीला चंद्रमा एनसेलेडस, जहां बर्फीली सतह के नीचे पानी के फव्वारे फूटते देखे गए हैं। इन दोनों पर जीवन की संभावना को लेकर काफी रिसर्च चल रही है। शनि का घूर्णन समय कितना है? लगभग 11 घंटे। अब आते हैं अरुण पर। इसे हरा ग्रह कहते हैं। हाँ, इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस सूर्य के प्रकाश में से लाल रोशनी सोख लेती है और नीली हरी रोशनी परावर्तित करती है, इसलिए ये हरा नीला दिखता है। इसे किसने खोजा था? इसे विलियम हर्शल ने 1781 में खोजा था। ये पहला ग्रह था जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया। इसका वायुमंडल किससे बना है? ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, साथ में पानी, अमोनिया और मीथेन की बर्फ। इसीलिए इसे बर्फीला दानव, आइस जाइंट भी कहते हैं। बृहस्पति और शनि गैस जाइंट से अलग। इसके कितने उपग्रह हैं? कम से कम 27 ज्ञात है। मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल कुछ प्रमुख नाम हैं। और इसकी सबसे अजीब बात इसका झुकाव है। हाँ, ये अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। 98 डिग्री? मतलब ये लगभग लेटा हुआ है अपनी कक्षा में। बिल्कुल, इसीलिए इसे लुढ़कता हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका एक ध्रुव दशकों तक सूर्य की ओर रहता है और दूसरा ध्रुव दशकों तक अंधेरे में। इसका घूर्णन समय? लगभग 17 घंटे। और आखिर में वरुण या नेपच्यून? सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह प्लूटो के बौना ग्रह बनने के बाद ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेता है, करीब 165 पृथ्वी वर्ष। और ये घूमता कितनी तेजी से है? इसका घूर्णन समय करीब 16 घंटे है। वरुण पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। हाँ, यहाँ हवा की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे, इसका रंग नीला क्यों है? अरुण की तरह ही इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन के कारण। ये भी एक बर्फीला दानव है, हाइड्रोजन, हीलियम, पानी, अमोनिया और मीथेन से बना। वरुण की खोज भी बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, ये एकमात्र ग्रह है जिसे पहले गणितीय गणनाओं के आधार पर खोजा गया और फिर टेलीस्कोप से देखा गया। कैसे? वैज्ञानिकों ने देखा कि अरुण की कक्षा थोड़ी गड़बड़ा रही है, जैसे कोई और चीज उसे खींच रही हो। अर्बन लेवियर और जॉन काउच एडम्स ने स्वतंत्र रूप से गणना करके बताया कि वो अज्ञात ग्रह कहाँ होना चाहिए,
और फिर 1846 में जोहान गैले ने उसी जगह टेलीस्कोप से देखा और वरुण को खोज लिया। कमाल है। इसके कितने उपग्रह हैं? 14 ज्ञात है। इनमें सबसे बड़ा और मशहूर है ट्राइटन। ट्राइटन शायद कुइपर बेल्ट से पकड़ा गया पिंड है, क्योंकि ये वरुण के घूमने की उल्टी दिशा में उसकी परिक्रमा करता है। तो ये हो गए 8 ग्रह। अब बात करते हैं हमारे चांद की, चंद्रमा की। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये खुद नहीं चमकता, सूर्य की रोशनी से चमकता है। कितना बड़ा है ये? इसकी त्रिज्या लगभग 1740 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या का करीब 1/4। और इसकी रोशनी हम तक कितनी देर में पहुंचती है? सिर्फ 1.26 सेकंड में। ये हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी कम है। हाँ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 16 भाग। इसीलिए एस्ट्रोनॉट वहां आसानी से उछल कूद कर पाते हैं। और हमें हमेशा चांद का एक ही तरफ क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है। इसे समकालिक घूर्णन, सिंक्रोनाइज्ड रोटेशन या टाइडल लॉकिंग कहते हैं। अच्छा, और चांद पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? चांद का सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स हाइजिन्स है, जो करीब 5.5 किलोमीटर ऊंचा है। पहले माउंट लिबेनिट्स को सबसे ऊंचा माना जाता था, लेकिन अब मॉन्स हाइजिन्स है। अब आते हैं प्लूटो पर। उसे ग्रहों की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया? हाँ, ये 2006 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रह की एक नई परिभाषा तय की। ग्रह होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, वो इतना बड़ा हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण से लगभग गोल आकार ले ले। प्लूटो ये दोनों शर्तें पूरी करता है? हाँ, लेकिन तीसरी शर्त है कि उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को बाकी मलबे से साफ कर दिया हो। मतलब अपनी कक्षा में वो सबसे प्रभावशाली पिंड हो। और प्लूटो ये शर्त पूरी नहीं करता? नहीं, प्लूटो की कक्षा में और भी कई पिंड पाए जाते हैं जो कुइपर बेल्ट का हिस्सा है। इसलिए IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक नई श्रेणी बनाई, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो अब बौना ग्रह है? हाँ, और कुइपर बेल्ट का सदस्य भी। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा है चैरोन। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा, करीब 248 पृथ्वी वर्ष। और इसकी कक्षा भी थोड़ी अजीब है। हाँ, इसकी कक्षा काफी अंडाकार है और थोड़ी झुकी हुई भी है। कभी-कभी तो ये अपनी कक्षा में वरुण की कक्षा के अंदर भी आ जाता है। प्लूटो सबसे बड़ा बौना ग्रह है? आकार में एरिस थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्लूटो ज्यादा चमकीला है और शायद थोड़ा ज्यादा विशाल है। तो हाँ, इसे सबसे प्रमुख बौना ग्रह कह सकते हैं। और कौन से बौने ग्रह हैं? प्लूटो और एरिस के अलावा मेकमेक है, जो तीसरा सबसे बड़ा है और लगभग 310 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। होमिया है, जो बहुत तेजी से घूमता है और अंडे जैसा आकार ले चुका है। और एक है सेरेस। ये बाकी बौने ग्रहों से अलग है क्योंकि ये कुइपर बेल्ट में नहीं बल्कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाता है। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट की सबसे बड़ी वस्तु है। आपने कुइपर बेल्ट का जिक्र किया, ये क्या है? कुइपर बेल्ट वरुण की कक्षा के ठीक बाहर शुरू होने वाला एक विशाल क्षेत्र है। ये एक डिस्क की तरह है जिसमें लाखों बर्फीले पिंड हैं। बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और बहुत सारे धूमकेतुओं के स्रोत यही हैं। ये सौरमंडल के शुरुआती दिनों का बचा हुआ मलबा है। बिल्कुल, और इससे भी बहुत ज्यादा दूर सौरमंडल को चारों ओर से घिरे हुए बर्फीले पिंडों का एक काल्पनिक विशाल गोला माना जाता है, ऊंट बादल। ऊंट क्लाउड। हाँ, माना जाता है कि लंबी अवधि वाले धूमकेतु जो हजारों या लाखों साल में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो इसी ऊंट बादल से आते हैं। ये सौरमंडल का सबसे बाहरी किनारा है। ये सब जानना वाकई कमाल है। और भारत भी अब अंतरिक्ष खोज में काफी आगे बढ़ रहा है, जैसे आदित्य L1 मिशन। हाँ, आदित्य L1 भारत का पहला समर्पित सौर वेधशाला मिशन है। इसे इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। और ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 1। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव संतुलित हो जाता है। इस बिंदु पर रखा गया कोई भी यान कम ईंधन खर्च करके सूर्य पर लगातार नजर रख सकता है। ऐसे कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं। अच्छा, और चंद्रयान 3? वो तो बहुत बड़ी सफलता थी। बिल्कुल, चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा चंद्र मिशन था। इसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का प्रज्ञान। सही, और जिस जगह पर लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। प्रज्ञान रोवर ने वहां घूमकर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और अहम डेटा भेजा। ये मिशन चंद्रमा और सौर मंडल की हमारी समझ को और बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से। आखिर में कुछ और शब्द जो अक्सर सुनने में आते हैं, सुपरनोवा, पल्सर, ब्लैक होल। हाँ,
संक्षेप में बता देती हूँ। सुपरनोवा एक तारे का भयंकर विस्फोट होता है जब वो अपना जीवन पूरा कर लेता है। पल्सर एक तरह का न्यूट्रॉन तारा होता है जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए तारे का सघन कोर होता है, और ये बहुत तेजी से घूमता है और नियमित अंतराल पर रेडिएशन की बीम फेंकता है। और ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकता। और वैन एलन बेल्ट? वैन एलन विकिरण बेल्ट पृथ्वी को घेरे हुए आवेशित कणों के 2 डोनट के आकार के छल्ले हैं जिन्हें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पकड़कर रखता है। एक आखिरी सवाल, तारों का रंग अलग अलग क्यों होता है? कोई नीला, कोई लाल? तारों का रंग उनके सतह के तापमान को बताता है। सबसे गर्म तारे नीले या सफेद दिखते हैं। जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, तारे पीले, फिर नारंगी और सबसे ठंडे तारे लाल रंग के दिखते हैं। हमारा सूर्य एक पीला तारा है। अच्छा, तो ये थी हमारी यात्रा ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर सौरमंडल के ग्रहों, बौने ग्रहों और उससे भी आगे तक। हमने बिग बैंग से लेकर ग्रहों की अनोखी पहचान, सूर्य की शक्ति और हाल के मिशनों तक कई दिलचस्प बातें जानी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मेरे ख्याल से ये हमें एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना जटिल और कितना अद्भुत है, और इसमें हमारी अपनी जगह कितनी छोटी पर शायद कितनी खास है। ये जानना भी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग सिद्धांत हमें यूनिवर्स को समझने में मदद करते हैं, और कैसे हर ग्रह, हर पिंड अपने आप में एक अलग दुनिया है। सूर्य, तारे, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ये सब एक बहुत बड़ी गतिशील प्रणाली का हिस्सा हैं जिसे हम अभी भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आदित्य L1, चंद्रयान 3 जैसे मिशन इसी समझ को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हर मिशन नए राज खोलता है और नए सवाल भी खड़े करता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के बीच कहीं और भी जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। या ये सोचना कि इन विशाल दूरियों और समय के पैमानों के सामने ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह कितनी अनोखी और शायद कितनी नाजुक है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विशाल ब्रह्मांडीय कैनवस पर पृथ्वी और यहाँ का जीवन कितना अनमोल है। खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार किया जा सकता है।